तो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हो गई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। शुरुआत में बात होगी 4 बड़ी खबरों की। वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, बड़ी स्क्रीन पर देखिए। 4 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है, क्या कह गए संबित पात्रा। जी हां, संबित पात्रा पुरी से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं बीजेपी के। भगवान जगन्नाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि संबित पात्रा ने माफी मांग ली है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा था वो आपको बताएंगे, विस्तार से इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी, कौन करेगा बेड रेस्ट। जी हां, देश की सियासत इस समय बेड रेस्ट पर आ गई है। बेड रेस्ट कौन करेगा ये 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन बेड रेस्ट पर बयानबाजी हो रही है। आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर प्रधानमंत्री मोदी, तेजस्वी यादव। तीसरी बड़ी खबर है, सीजे बीजेपी का नया प्लान। जी हां, विधानसभा चुनाव में हमने देखा था बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, आ रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का क्या खास प्लान है, उस पर विस्तार से हम बात करेंगे। चौथी बड़ी खबर होगी, रीस्ट्रक्चर होगी एमपी कांग्रेस। जी हां, फिर से बदलाव, बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही कांग्रेस में लगातार बदलाव हो रहे हैं और फिर से बदलाव होने की संभावना। कैडर बेस पार्टी बनेगी कांग्रेस पार्टी, अब ऐसा कहना है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। क्या कांग्रेस का प्लान है इसको लेकर, वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए संबित पात्रा की। संबित पात्रा की बात कर लेते हैं। राजनीति में, सियासत में कभी कभी होता है कि राजनेता अति उत्साहित होकर ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद वो सोचते होंगे कि उन्होंने क्या कह दिया, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा की जुबान फिसल गई। संबित पात्रा भगवान जगन्नाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिससे विपक्ष को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर और संबित पात्रा पर हमलावर होने का। पहले रिपोर्ट देखिए आप। जय जगन्नाथ। मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए। अनजाने में फिसली जुबान, क्या उपवास से बनेगा काम। बयान देते वक्त नेताओं की जुबान फिसलना आम बात है, लेकिन ये वक्त लोकसभा चुनाव का है। यहाँ नेताओं के एक एक शब्द के मायने होते हैं। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस बात को समझ चुके हैं। पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा की एक विवादित टिप्पणी ने उन्हें घेर लिया है। उड़िया भाषा में संबित पात्रा ने ये कह दिया कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन। संबित पात्रा के गलती से दिए एक बयान ने विपक्षी दलों को खुद मौका देने का काम कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सभी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर संबित के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जय जगन्नाथ की बात सुनता हूँ। उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। चाटुकारिता की सारी सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार कर दिया है।
यह सनातन धर्म का अपमान है। महाप्रभु जगन्नाथ का सारी दुनिया भक्त है। कोई प्रधानमंत्री हो जाए या कोई राजा महाराजा हो जाए तो भगवान उसके भक्त हो जाएंगे। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के इस बयान के लिए तत्काल सफाई देना चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह हिंदू परंपरा का, भगवान जगन्नाथ का अपमान है। न सिर्फ अपमान है बल्कि हिंदू परंपरा को, भगवानों को तिरस्कृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। विवादों से घिरे संबित पात्रा ने अपने बयान के लिए माफी मांगी और कहा कि उनके मन में ऐसे भाव नहीं थे। उन्होंने प्रायश्चित करने की भी बात कही है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है। एक चैनल को बाइट देते समय मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित पात्रा के लिए एक तरफ जहां विरोधी सुर उठे तो वहीं उनके समर्थन में भी बोलने वालों की कमी नहीं रही। बीजेपी विधायक ने उनके बयान पर सफाई दी। उन्होंने गलत नहीं कहा। भगवान जब रथ यात्रा में निकलते हैं, भक्तों के दर्शन करने के लिए निकलते हैं, और मोदी जी गए थे। मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, देश का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे और आने वाले समय में भारत मित्र होने वाला है, विश्व मित्र होने वाला है। ये सब की मैं उनको बधाई देता हूँ। और यदि बोल दिए हैं तो भक्त और भगवान का संबंध जो है वो अलौकिक संबंध है। कभी भगवान भी भक्त का नाम लेते हैं और भक्त तो भगवान का नाम लेता ही है। लेकिन मैं कल जब सुन रहा था मेरे को ऐसे लगा कि संबित भाई का जो स्लिप हो गया, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस करेंगे तो जगन्नाथ जी भक्तों के भगवान है। रथ यात्रा के दिन भक्तों के दर्शन करने के लिए वो निकलते हैं। 25 मई को पूरी हॉट सीट पर लोकसभा चुनाव होना है। खुद पीएम मोदी संबित पात्रा के लिए एक दिन पहले प्रचार करने पहुंचे थे। पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। साल 2019 में यहां से संबित पात्रा को हार का सामना करना पड़ा था। अब चुनाव से ठीक पहले संबित पात्रा का एक विवादित बयान उनके लिए मुश्किल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये सियासत है भाई। यहां पर आपकी जुबान फिसली तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू हो जाते हैं, आपकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है संबित पात्रा के साथ और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, कभी कभी होता है इंसान कहना कुछ चाहता है, कह कुछ जाता है। संबित पात्रा की जुबान फिसल गई है, लेकिन सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है कि जुबान फिसली पर सियासत तो होगी ही। बैठे बैठाए एक मौका मिल गया बीजेपी पर संबित पात्रा पर हमलावर होने का विरोधियों को। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से संबित पात्रा का बयान सामने आया उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के नेता है, बीजेपी के नेता है, बयान देने की होड़ लग गई। सबसे पहले जो पुरंदर मिश्रा है, बीजेपी के विधायक है, और जो उड़ीसा के प्रभारी है, छत्तीसगढ़ से तमाम जो नेता उड़ीसा के दौरे पर जा रहे हैं उनका प्रभार उन्हीं के ऊपर है। वो तमाम नेताओं को कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में दौरा करना है उसका जो तमाम समीकरण वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने संबित पात्रा का समर्थन किया और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी भावनाएं गलत नहीं थी, संबित पात्रा की भावनाएं गलत नहीं थी, भावनाएं सही थी, हाल ही की जुबान उनका फिसल गया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर जो हिंदू धर्म का अपमान है इस पर माफी मांगना चाहिए। चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है सुमित, ऐसे में तमाम एक एक छोटा सा छोटा बयान भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार होता है या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी के लिए, दोनों पार्टियों के लिए भारी पड़ जाता है। इस लोकसभा चुनाव में हमने
कई ऐसे जो बयान है वो देखे बिल्कुल खूब देखिए, सियासत में हर तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी दल हो, राजनेता ऐसे बयान दे जाते हैं। हालांकि संबित पात्रा अपनी गलती मान रहे हैं। उनका कहना था कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था और कहीं ना कहीं उन्होंने माफी मांगी है, उपवास भी रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के लोगों की तरफ से ऐसे ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो मर्यादा को तोड़ देते हैं और वो माफी भी नहीं मांगते, सफाई देते हैं इसकी बजाय। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, हमने इस लोकसभा में कई ऐसे बयान देखे हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं की हो, चाहे बीजेपी की। जिस तरीके से संबित पात्रा का सामने आया, उसके बाद से विपक्ष को मानो एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष के तमाम जो नेता है वो टूट पड़े, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म का अपमान है उसको माफी मांगना चाहिए, पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, पार्टी के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके पहले भी कांग्रेस के नेता ऐसे कई बयान दिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो या हिंदू धर्म को लेकर हो। उस टाइम जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं वो कहाँ थे? क्योंकि लगातार हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से जब नेताओं के बयान सामने आते हैं, उसके बाद कई जो पार्टी के नेता है, चाहे विपक्ष पार्टियों की बात करूं मैं तो स्टालिन का बयान आया था। इसके अलावा जो अलग अलग और अन्य निश्चित तौर पर राजनेताओं को माइक पर बोलने में काफी सावधानी, जनता के सामने बोलने में काफी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी अगर जुबान भी फिसलती है तो उस पर सियासत होने लगती है, उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया खुमन, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा चुनाव के 6वें चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार पहुंचे। आज पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में उनकी जनसभा हुई। जनसभा में क्या कुछ खास बातें हुई वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश हम करते हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी। 12 मई को पटना में रोड शो, राजभवन में रात्रि विश्राम किया और 13 मई को सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में सभाएं की हैं। और आपको बता दें, 21 मई की बात करें, 21 मई को दूसरी बार पटना में रात्रि विश्राम का रिकॉर्ड बनाएंगे। 21 मई को दूसरी बार पटना में रात्रि विश्राम का रिकॉर्ड बनाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की जनसभा का असर पड़ोस के सिवान संसदीय क्षेत्र पर भी पड़ेगा। सिवान में आरजेडी के बैनर तले जेडीयू का प्रत्याशी है। 25 मई को पाटलिपुत्र, बक्सर, कराकाट और में जनसभाएं प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो लगातार पूरी ताकत लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को फतह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब आपको सुनवाते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार दौरे पर किस तरह विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही ये भी बताया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। सुनिए। भाइयों बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। अरे इंडी वालों, अपनी मनमानी से आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार पर हैं, तो आपको अब बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं। इन दिनों बिहार में बेड रेस्ट पर पॉलिटिक्स हो रही है। जी हां, सियासत बेड रेस्ट तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा, वो व्हील चेयर पर चल रहे हैं आजकल।
उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि वो पीएम मोदी को बेड रेस्ट पर भेजना चाहते हैं। अब जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो उन्होंने बेड रेस्ट पॉलिटिक्स को हवा दी, पलटवार किया। सुनिए। हमको तो डॉक्टर बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी, मेरे हड्डी में कमर में चोट है। हम अभी देखते हैं तो बेल्ट लगा करके घूम रहे हैं। यहाँ देखिए आप बेल्ट लगा के सुइया लेकर के कि अभी तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं लेगा जब तक मोदी जी को हम हटा नहीं देते। तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब केजरीवाल की बात कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूरी उम्मीद है कि इस बार मोदी सरकार जा रही है और देश में इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया और कहा कि 400 पार की बात सुनकर आम आदमी पार्टी और गठबंधन को चक्कर आने लगते हैं। ये वार पलटवार क्या कह रहा है, देखिए, सुनिए। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। 5 चरणों के मतदान के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 400 पार का नारा ये सच होने वाला है। 400 पार एनडीए जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ने वाली है। अब बात छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव हो रही है, एक प्लान बना रही है। राज्य में कांग्रेस के महापौर और पार्षदों पर बीजेपी की नजरें हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले बीजेपी बकायदा प्रवेश अभियान चलाने की तैयारी में है। इसमें नाराज नेताओं से संपर्क किया जाएगा और उनको बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। अभी राज्य के सभी 14 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर का कब्जा है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने संगठन स्तर पर इसकी कवायद भी तेज कर दी है। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आने जाने का दौर शुरू हुआ था, वैसे ही स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है। बीजेपी 4 जून के बाद निकाय चुनाव की रणनीति तय करेगी, जिसमें 14 नगर निगम के साथ ही 122 नगर पंचायत और 48 नगर पालिका को लेकर प्लान तैयार किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जगदलपुर महापौर सफीरा साहू के आने के बाद सभी नगर निगम पर बीजेपी की नजरें टिकी हुई हैं। प्रदेश में अब तक कांग्रेस छोड़ने वालों की एक लंबी फहरिस्त है।
चंद्रशेखर शुक्ला पूर्व महामंत्री कांग्रेस, रामविलास साहू प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस, शिशुपाल सोरी पूर्व विधायक कांग्रेस, प्रमोद शर्मा पूर्व विधायक कांग्रेस, विधान मिश्रा पूर्व विधायक कांग्रेस, सीमा बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी, शंकरलाल साहू उपाध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी विभाग, वाणी राव पूर्व महापौर कांग्रेस, अनीता रावटे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस। इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में आए, नगरीय निकाय चुनाव के पहले भी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल होंगे। जनहित के कामों के कारण, पार्टी के रीति नीति के कारण तो विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी और विचार करके निर्णय करेगी। कांग्रेस पार्टी की क्या प्लानिंग है, इस पर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रलोभन और लालच देकर दूसरे पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रही है। इसका दुष्परिणाम बीजेपी को जल्द ही देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन दे के, भय दिखा के, लालच दे के दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है, उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एक तो 400 पार का नारा देके भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल हो चुकी है और स्थायी चुनाव में प्रयास कर सकती है, लेकिन सफल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार स्थानीय चुनाव के लिए अपने स्थानीय नेताओं से चर्चा हम कर रहे हैं और आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जल्दी ही प्रदेश स्तर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता बड़ी संख्या में पार्टी से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं। दिसंबर में 10 नगर निगम में चुनाव होगा। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा था। फिलहाल प्रदेश की 14 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की बारी है। नगरीय निकाय चुनाव में कौन कौन कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे पूर्व विधायक थे, पूर्व महामंत्री रह चुके लोग हैं, वो बीजेपी ज्वाइन किए थे। अब आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी अब अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत कौन कौन नेता शामिल होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े दावे हैं कि बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। किसके दावों में कितना दम है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लाउड स्पीकर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।